नमस्कार दोस्तों। आज थोड़ा हम चलेंगे राजस्थान के इतिहास की तरफ। इतिहास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के राजपूत वंश कि राजस्थान में किस किस राजपूत वंशों ने कहां कहां पर शासन किया और कौन कौन से राजा प्रतापी राजा हुए जिनकी ख्याति आज भी विश्व स्तर पर चर्चा में रही। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि जब राजस्थान में कुछ राजपूत वंशों ने शासन किया तो आसपास हमारे पड़ोसी कैसे थे, वहां पर किसका शासन था। तो सबसे पहले राजस्थान के नक्शे पर आते हैं कि राजस्थान में हनुमानगढ़ भाटी वंश का शासन था, बीकानेर और मारवाड़ राठौड़ वंश का था, अजमेर में चौहान वंश थे, आमेर में कछावा वंश था, सांभर में चौहान वंश था, रणथंभौर में चौहान वंश था, मेवाड़ में गुहिल व सिसोदिया वंश ने शासन किया था, सिरोही में देवड़ा वंश था, जालोर में चौहान वंश था और इधर जोधपुर मारवाड़ और इसके बीच का क्षेत्र जो जालोर और पाली के बीच का क्षेत्र गुजराता प्रदेश कहलाता था प्राचीन काल में, जहां पर गुर्जर प्रतिहार नामक जाति ने शासन किया था। जालोर में चौहान वंश था। ये तो हमारे राजस्थान के प्रमुख वंश थे जिन्होंने शासन किया। लेकिन इस समय में बात करूं तो इधर एक नंबर मैंने ऊपर लगा रखा, एक नंबर और नीचे लिख भी रखा है। एक नंबर पर ये दिल्ली था और दिल्ली में तोमर वंश का शासन था। 2 नंबर पर कन्नौज था, कन्नौज यूपी में पड़ता है, जो इत्र के लिए और हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। वहां पर गहड़वाल वंश का शासन था। 3 नंबर पर चंदेल वंश, चंदेल वंश के राजा थे, चंदेल में प्रमर्दी देव थे, उनका शासन था। विशेषकर मैं बात करूं चौहान वंश के समय की ये बातें हैं। और इधर गुजरात में था चालुक्य वंश का शासन था। तो इस प्रकार की राजस्थान में राजपूत वंशों की शासन व्यवस्था थी और पड़ोसी प्रदेशों में शासन व्यवस्था थी। अब राजपूतों के बारे में बताता हूं तो राजपूतों की उत्पत्ति कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो राजपूतों की उत्पत्ति के लिए एक प्राचीन मत है कि एक मुनि था जिसका नाम वशिष्ठ मुनि, जिन्होंने आबू पर्वत पर यज्ञ किया था। इस यज्ञ की अग्निकुंड में 4 जातियां प्रकट हुई थी। उसका कोड भी मैंने लिखा रखा है। आबू पर्वत पर यज्ञ किया विशिष्ट मुनि ने, 4 जातियों का उदय हुआ। प्रापर चाचो, प्रा से याद रखना प्रातिहार, पर से परमार, चा से चालुक्य और चो से चौहान। तो इन 4 जातियों का उदय हुआ। कोड क्या है? प्रापर चाचो, यानी प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। इस मत के समर्थक हैं हमारे सूर्यमल मिश्रण, मूढ़ो नैणसी, जिन्होंने नैणसी ख्यात की थी, चंद बरदाई जो पृथ्वीराज रासो की लिखी थी। इन चारों के प्रमुख इसके समर्थक थे जिन्होंने इस पर इसको बताया। चौहान वंश, अब उस वंश में हम पढ़ेंगे चौहान वंश। चौहान वंश के बारे में तो प्रारंभ में चौहान वंश था, हमारे जो चौहान थे वो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। मैंने बताया था कि गुजरात प्रदेश था जहां पर गुर्जर प्रतिहार जाति शासन कर रही थी, तो उसके सामंत थे। अब प्रमुख इन राजपूतों के बारे में प्रमुख मत है कि किसी ने इनको सूर्यवंशी बताया। सूर्यवंशी बताने वाले हमीर महाकाव्य जो नैनचंद्र सूरी का है, पृथ्वीराज विजय जो जैनक का लिखा हुआ है। किसी ने इनको चंद्रवंशी बताया जैसे आबू शिलालेख और हासी शिलालेख। हासी और आबू शिलालेख में राजपूतों को चंद्रवंशी बताया, चौहानों को चंद्रवंशी बताया है। कहीं पे इसको वंश गोत्रीय ब्राह्मण बताया, जैसे बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वंश गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। दशरथ शर्मा, इन्होंने भी वंश गोत्रीय क्या बताया? ब्राह्मण बताया है। गोविंद शर्मा, इन्होंने भी वंश गोत्रीय ब्राह्मण बताया। तो यहाँ अपने को याद करने का एक ये भी तरीका है कि दोनों शर्मा है और शर्मा ने इनको, ब्राह्मण भी शर्मा में होते हैं, ब्राह्मण ने इनको ब्राह्मण ही बताया। तो ये तो आपका क्लियर हो गया, यहाँ ध्यान रखना। अगला है, कुछ लोगों का मत है कि ये विदेशियों की संतान थी, यानी मिक्स संतान, मिक्स प्रजाति थी। इसका कोड है टास्क, याद करना, TSK, टॉट, क्रुक और स्मिथ। इन्होंने राजपूतों को या चौहानों को विदेशों की संतान बताया। तो इस प्रकार इसकी उत्पत्ति के बारे में मत प्रचलित हैं। अब इसके बाद चौहान। चौहान शब्द की जो उत्पत्ति हो चाहमन से हुई। चाहमन का अर्थ होता है चारों ओर, अर्थात प्राचीन समय में जो हमारी झील थी सांबर झील, इस झील के चारों ओर कुछ लोग आकर रहने लगे थे। आपको पता है, प्राचीन इतिहास गवाह है कि लोग कहां पर आकर बसते थे? नदियों के किनारे, झीलों के, यानी पानी का स्रोत, जहां पर क्या थे? जीव जंतु, वो
जंगली जानवर भी आते थे तो आखेट भी कर लेते तो उधर पूर्ति के लिए, और पानी भी मिल जाता था उनको जीवन यापन के लिए। इसीलिए सांबर झील के चारों ओर आकर कुछ लोग रहने लगे थे। तो चारों ओर बसने वाली जाति क्या कहलाई? चारों ओर बसने वाली जाति क्या कहलाई? चौहान कहलाई। तो इस प्रकार चौहान शब्द की उत्पत्ति हुई है। सांबर के चौहान, अब सांबर के चौहानों का संस्थापक, मूल पुरुष, आदि पुरुष माना जाए किसको कहा जाता? वासुदेव चौहान को कहा जाता, जिन्होंने 551 से 52 ईस्वी के लगभग इसकी स्थापना की थी, जिसका उल्लेख कहां मिलता है? जानकारी किससे मिलती है? बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। इन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया, सांबर कस्बा बनाया, और सांबर का जो प्राचीन नाम है जो मिलता है सापादलक्ष मिलता है, जो मूल स्थान था सांबर के चौहानों का मूल स्थान था, और इसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर को वर्तमान में कहां पर क्या कहते हैं? वर्तमान में नागौर कहा जाता है। अब इस सांबर के कुल देवता थे वो हसनाथ थे, और इनकी कुल देवी थी वासुदेव की, वो कौन सी थी? जीर्ण माता थी। इसके बाद वासुदेव के बाद देखो सबसे मूल पुरुष, आदि पुरुष कौन है चौहान वंश का? वासुदेव के बाद अगला राजा कौन हुआ? दुर्लभराज प्रथम हुआ। दुर्लभराज प्रथम के बाद कौन हुआ? गुहक प्रथम हुआ। गुहक के बाद कौन हुआ? गुहक सेकंड। उसके बाद हुआ चंदनराज, उसके बाद हुआ सिंहराज, उसके बाद हुआ विग्रराज सेकंड, उसके बाद हुआ दुर्लभराज सेकंड, उसके बाद हुआ गोविंदराज तृतीय, और उसके बाद हुआ पृथ्वीराज प्रथम। वासुदेव के बारे में हमने सब पढ़ लिया था कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वंश का संस्थापक है, सांबर कस्बा बसाया, सांबर झील बताई। अब इसके बाद जो राजा है उनके बारे में विशेष बातें, जैसे हम बात करेंगे दुर्लभराज प्रथम, तो प्रतिहार नरेश जो था, जिसका नाम था वस्त्रराज, उसका ये सामंत था, उसके दरबार में रहता था। और इसी के समय में अजमेर में सबसे पहले मुस्लिमों ने क्या किया था? आक्रमण। सबसे इंपॉर्टेंट लाइनें एग्जाम में आती है कि किसके समय में सबसे पहले अजमेर पर मुस्लिमों ने शासन किया था, आक्रमण किया था। तो सबसे पहले प्रथम बार आक्रमण किया था, किस पर किया था? अजमेर पर आक्रमण हुआ था। अगला आता है गुहक प्रथम, इसकी कोई खास इतिहास नहीं है। सेकंड गुहक द्वितीय। नेक्स्ट, तो गुहक द्वितीय किसके था? नागभट्ट सेकंड के दरबार में था। इन्होंने क्या किया? गुहक सेकंड ने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। अब देखो साम्राज्य विस्तार की नीति क्या होती है? राजपूतों की आपने देखा होगा कि राजपूत अपने आसपास के राज्यों से अच्छे संबंध बनाने के लिए क्या करते थे? वैवाहिक संबंध बनाते थे। यही इन्होंने किया। इन्होंने क्या इस नीति का विस्तार करते हुए अपनी बहन थी, जिसका नाम था कलावती। बहन का नाम क्या था? कलावती था। कलावती का विवाह भोजराज जो कन्नौज का राजा था, यूपी में कन्नौज गाड़वाल वंश का शासन था, वहां भोजराज से किया। फिर इन्होंने क्या किया? चौहान वंश को स्वतंत्र शासन स्थापित करने वाला प्रथम राजा। ध्यान रखना यहाँ पर कि चौहान वंश का स्वतंत्र शासन स्थापित करने वाला प्रथम राजा कौन है? तो गुहक सेकंड आ जाएगा। इसके बाद अगला राजा होता है चंदनराज। चंदनराज क्या था? इन्होंने दिल्ली में, इस समय दिल्ली का राजा था रुद्रपाल को हराता है। लेकिन ये चंदनराज खुद बहुत आस्तिक था, शिव भक्त था। इसकी पत्नी का नाम आत्मप्रभा था। ये इतनी शिव की भक्ति में लीन थी कि इन्होंने पुष्कर झील के किनारे 1000 शिवलिंग बनाए। कितने शिवलिंग बनाए थे? 1000। और प्रतिदिन इस शिवलिंग, महादेव में आस्था होने के कारण प्रतिदिन प्रत्येक शिवलिंग के लिए एक दीपक जलाकर, यानी 1000 दीपक जलाकर पुष्कर झील में प्रवाहित करती थी। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि राजस्थान के चौहान वंश की वह रानी जो प्रतिदिन पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाती थी, तो आत्मप्रभा होगी। इसकी पत्नी थी चंदनराज। अगला है शासक बना सिंहराज। अब इसके सिंहराज के समय एक ही काम हुआ था, इसके समय में सीकर में हर्ष का मंदिर बना था। नेक्स्ट राजा है विग्रहराज सेकंड। अब ये जो प्रारंभ में मैंने बताए थे चौहान वंश के जितने भी शासक हुए, उसमें सबसे प्रतापी शासक कौन था? विग्रहराज सेकंड था। इन्होंने क्या किया था? आशापुरा माता का मंदिर बनाया था। अब
आशापुरा माता का मंदिर कहाँ बनाया था? भड़ोच गुजरात में बनाया था। और वर्तमान में बाद में मैं बताऊंगा, जब देवियां पढ़ूंगा तो बताऊंगा कि इस देवी की मूर्ति लूण भाण जी जो नमक का गुजरात से व्यापार करते थे, लेकर कहाँ पर आ गए थे? पोखरण लेकर आ गए थे। तो मंदिर राजस्थान में पोखरण में, लेकिन बनाया वहां पे था। और इन्होंने क्या किया? चालुक्य वंश का शासक था मूलराज, उसको हरा था। कौन हरा था? वेगराज सेकंड। दुर्लभ राज के बारे में कुछ खास नहीं है। दुर्लभ राज एक ही काम करता है, महाराजा अधिराज की उपाधि धारण करता है। अगला है गोविंद राज तृतीय, इसके बारे में भी कुछ खास नहीं है। अगला होता पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम उपाधि धारण करता PPM यानी परम भट्टारक परमेश्वर महाराजा अधिराज। तो इस प्रकार जो हमारे चौहान वंश के शासक हुए थे। अजमेर के चौहान, अब देखो हमने पढ़ा था कि लास्ट में वहां का सांबर का चौहान कौन था? पृथ्वीराज प्रथम था। उसका पुत्र होता जिसका नाम होता अजयराज। अजयराज सांबर से आता है कहां पर? अजमेर। और अजमेर में चौहान वंश की नींव डालता है। तो अब ये ध्यान रखना कि अजमेर के चौहानों का संस्थापक, मूल पुरुष, आदि पुरुष अजमेर के चौहानों का तो कौन हो जाएगा? अजयराज हो जाएगा। अजयराज 1113 में आता है अजमेर या अजयमेरु। अजमेर का प्राचीन नाम क्या है? अजयमेरु। नगर बसाता है, अजयमेरु को अपनी राजधानी बनाता है। और अजयमेरु गढ़, जो गढ़ बीठली पहाड़ी पर, जिसे तारागढ़ नाम देता है, क्योंकि इसकी सिसोदिया रानी थी ताराबाई। ताराबाई के प्रति उनका अधिक प्रेम या इलू इलू होने के कारण उसका नाम तारागढ़ देता है। और इस प्रकार चौहान वंश का दूसरा प्रतापी राजा बनता है। कि चौहान वंश का सेकंड प्रतापी राजा आ जाए तो कौन था? तो अपने को क्या याद रखना है? अजयराज। अब इसके बाद अजयराज का जो काल है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल, स्वर्ण काल आगे आएगा विग्रह चतुर्थ के समय। चौहानों के, अजमेर के चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल किसका काल कहलाता? तो अजयराज का काल। अजयराज फिर आगे जाकर विवाह करता है किससे? सोमलेखा या सोमवती से विवाह करता है। और इस सोमलेखा के नाम के क्या चलाता है? चांदी के सिक्के चलाता है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसके साथ साथ जयदेव लिखे हुए भी चांदी के सिक्के चलाता है। तो इस प्रकार अजमेर में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाने वाला राजा कौन हो जाएगा? अजयराज पहले ही है ना। और किस नाम, अपनी रानी किसके नाम पे चलाता? सोमलेखा। और किसके नाम से? जयदेव लिखे हुए। इसके बाद ये जीते जी, क्योंकि ये धर्म प्रेमी व्यक्ति होता है, तो जीते जी अपना जो साम्राज्य अपने पुत्र अर्णोराज को सौंपकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाता। तो इस प्रकार अजमेर के चौहान वंश की नींव पड़ती है। आगे राजा होता है, इसके राजाओं का क्रम क्या है? देखो, अजयराज के बाद अर्णोराज, अर्णोराज के बाद जगदेव, जगदेव के बाद विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बिसल देव भी कहते हैं, अपन आगे पढ़ेंगे। फिर सोमेश्वर होता है, फिर पृथ्वीराज तृतीय होता है, फिर गोविंदराज होता है। तो अंतिम राजा अजमेर के चौहान वंश का अंतिम कौन था? गोविंदराज। और प्रथम कौन था? अजयराज। इसी में देखो थोड़ा सा ये भी जानना कि जो अजमेर है हमारा, अजमेर सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इसीलिए था कि ये हमारा राजस्थान है, सब माना ये हमारा राजस्थान है, ये राजस्थान है और ये हमारा भारत है। ये हमारा भारत है। भारत में ये यहां पर दिल्ली है और ये अपना राजस्थान है, दोनों देखना, ठीक है। यहां से यहां यानी दिल्ली से राजस्थान, जब दिल्ली से गुजरात, गुजरात जब आते थे, क्योंकि दिल्ली पर किसका था? दिल्ली सल्तनत का शासन था। दिल्ली सल्तनत वंश का शासन था। तो ये सल्तनत वंश के राजा जो थे, जब गुजरात अभियान के दौरान इधर आते थे तो रास्ते से होकर गुजरते थे, तो राजस्थान के मध्य से होकर गुजरते थे। तो मध्य में बीचों बीच क्या पड़ता था? अजमेर। ये अपना अजमेर था। इसीलिए अजमेर ज्यादातर दिल्ली सल्तनत के शासकों के अधिकार में रहा है। लेकिन क्योंकि वो गुजरात होकर जाने का रास्ता यहीं से जाता था, उसके बाद इसको दिल्ली सल्तनत से अंग्रेजों ने लिया था। अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कब किया था? अंग्रेजों ने जीता। कब जीता था? 1803। तो लंबे समय तक अजमेर पर अधिकार दिल्ली सल्तनत का रहा था। उसके बाद 1803 में अंग्रेजों ने सल्तनत से इसको
जीता था। तो इस प्रकार ये अजमेर का अजयराज चौहान हुआ। अर्णोराज, अगला राजा अजयराज के बाद कौन होता है? अर्णोराज। अर्णोराज ने राजा बनते ही एक उपाधि धारण की थी, कोड याद रखना, पीपीएम, परम भागवत परमेश्वर महाराजाधिराज। पीपीएम परम भट्टारक परमेश्वर महाराजाधिराज। अब अर्णोराज के बारे में हमें जानकारी मिलती है, एक तो प्रबंध चिंतामणि जो राजशेखर की रचना है, और एक मिलती है प्रबंध कोश जो मेरुतुंग की रचना है। उसके बाद अर्णोराज क्या करता है? अर्णोराज ने 2 युद्ध लड़े थे राजा बनते ही। पहला युद्ध लड़ा था 1134 में और दूसरा युद्ध लड़ा था 1145 में, जो 2 प्रमुख युद्ध थे। 1134 में इन्होंने आबू पर्वत के पास युद्ध लड़ा था। युद्ध हुआ था जयसिंह सिद्धराज जो चालुक्य वंश, गुजरात के चालुक्य वंश का राजा था। इस दोनों के बीच में युद्ध होता है। युद्ध में अर्णोराज की जीत हो जाती है। जी हारने के बाद जयसिंह इसके साथ संधि करता है, और संधि में होता है क्या आपको पता ही है। संधि के तहत जयसिंह ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अर्णोराज से किया। तो यह अर्णोराज का विवाह हो जाता है किससे? कांचन देवी से। किसकी पुत्री होती है? जयसिंह सिद्धराज की पुत्री होती है। और यहाँ पर अर्णोराज का युद्ध का प्रमुख कारण था साम्राज्य विस्तार करना। ठीक है, अगला युद्ध लड़ता है 1145 में। जयसिंह के बाद अगला राजा होता है चालुक्य वंश का कुमारपाल। तो कुमारपाल बदला लेने के लिए आक्रमण करता है किस पर? अर्णोराज। तो अर्णोराज और कुमारपाल के बीच में 1145 में युद्ध होता है। इस युद्ध में अर्णोराज की हार हो जाती है। अर्णोराज हारने के बाद कुमारपाल से क्या करता है? संधि करता है, और संधि के तहत अर्णोराज अपनी पुत्री है जिसका नाम होता है जलहण देवी, जलहण देवी का विवाह केपी यानी कुमारपाल के साथ करता है। तो इस प्रकार 2 युद्ध लड़ता है और दोनों में संधि होती है, संधि कर लेता है। इसके बाद क्या होता है कि अर्णोराज ने मालवा पर भी अधिकार किया था। मालवा पर अधिकार करने के बाद अर्णोराज ने पुष्कर में एक मंदिर बनाया था। कौन सा मंदिर बनाया था? वराह मंदिर। वराह मंदिर बनाया था। कहां पर बनाया था? पुष्कर में। किसने बनाया था? अर्णोराज ने। अब इस मंदिर की जो मूर्ति होती है, मूर्ति को जो मुगल शासक कौन था? जहांगीर। मुगल शासक जहांगीर ने इस मंदिर को लूटता है, मंदिर को लूटा और मूर्ति को क्या किया? मूर्ति को खंडित किया और खंडित करके कसाईयों को मांस तोलने के लिए बाट के रूप में इनके टुकड़े करके बांट दिए थे। किसने बांटे थे? जहांगीर ने। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना कि अजमेर के वराह मंदिर को किस मुगल शासक ने लूटा और उसकी मूर्ति को तोड़ा और खंडित करके कसाईयों को बांट दी थी। उसके बाद अर्णोराज का पुत्र जो होता है, पुत्र का नाम होता है जगदेव। क्या नाम होता है? जगदेव होता है पुत्र का नाम। जगदेव ने अपने पिता की क्या कर दी? पिता यानी अर्णोराज की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ये जगदेव क्या बना? अजमेर के चौहानों का प्रथम पितृहंता पुत्र कौन बना? जगदेव बना। किसकी हत्या की थी? अर्णोराज की। पितृहंता पुत्र बना और अपने पिता की इन्होंने क्या कर दी थी? हत्या। अर्णोराज का पुत्र जगदेव ने अर्णोराज की हत्या करी, पितृहंता बना, लेकिन वो अल्प समय के लिए शासन किया। लेकिन अगला प्रतापी राजा होता है जिसे विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव कहते हैं। बिसलदेव ने राजा बनते ही कटी बांधव और कवि बांधव यानी कवियों का आश्रयदाता होने के कारण कवि बांधव कहा जाता है। अब बिसलदेव के बारे में इसका जो काल है वो काल इसका क्या कहता है? शापादलक्ष के चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता। मैंने आपको बताया था ना कि शापादलक्ष के चौहानों का स्वर्ण काल तो बिसलदेव आ जाएगा या विग्रहराज चतुर्थ आ जाएगा। अब इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ मिलती है? जानकारी है बिसलदेव रासु जो नरपति नाले की लिखी हुई है, ललित राज विग्रह जो सोमदेव की लिखी हुई है, और हरिकेली नाटक जो बिसलदेव स्वयं द्वारा लिखी गई है, संस्कृत भाषा में लिखी गई। ये भी पूछा हुआ कई बार कि ये किस भाषा में लिखी गई, तो सारी संस्कृत भाषा में लिखी गई। ये नाटक है हरिकेली। ठीक है,
अब जो बीसलदेव रासो है, नरपति नाले है, इसमें उल्लेख मिलता है कि बीसलदेव ने 2 विवाह किए थे, एक तो राजमती से किया था, एक देसलदेव से किया था। राजमती के विवाह या राजमती के इलू इलू का उल्लेख बीसलदेव रासो में नरपति नाले करता है, और इसी बीसलदेव रासो में बीसलदेव की उपलब्धियों का वर्णन किया गया। अगला जो विवाह करता देसलदेव कौन थी? देसलदेव इंद्रपुरी की राजकुमारी थी, उससे बीसलदेव का इलू इलू था, और इसका उल्लेख करता ललित राजविग्रह जो सोमदेव द्वारा रचित संस्कृत भाषा में है। ठीक है, इसके बाद अगली जो नाटक है हरिकेली, जो बीसलदेव खुद ने लिखा है, संस्कृत भाषा का नाटक है। अब इसकी क्या विशेषता? इस हरिकेली नाटक का आधा भाग कहाँ लिखा हुआ है? 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर, जो पहले संस्कृत पाठशाला थी बीसलदेव द्वारा बनाई गई, उसकी दीवारों पर लिखा हुआ है। और आधा भाग राजा राम मोहन राय की समाधि जो ब्रिस्टल इंग्लैंड में है वहां पर लिखा हुआ। अब आप ये सोचोगे कि ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय वहां कैसे गए? तो मुगल शासक अकबर द्वितीय होता है, उसकी अंग्रेज पेंशन बंद कर देते, तो अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय को अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए इंग्लैंड भेजते हैं, इंग्लैंड के सम्राट के पास। वहां राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है, जहां ब्रिस्टल इंग्लैंड में इसकी समाधि है, और उस समाधि पर हरिकेली नाटक का आधा भाग लिखा हुआ है। अब इसके बाद आगे है कि इन्होंने किस किस को हराया? तो बीसलदेव ने आनंदपाल या अंगदपाल तोमर राजा होता है, जो दिल्ली का संस्थापक भी कहा जाता है। दिल्ली की स्थापना है, दिल्ली का संस्थापक किसको कहा जाता है? अंगदपाल को कहा जाता है। इस जो दिल्ली का प्राचीन नाम मिलता है, दिल्ली का योगिनीपुर या इंद्रप्रस्थ मिलता है। दिल्ली को जीतकर चौहान वंश की राजधानी बनाने वाला, राजस्थान के इतिहास में हम गर्व से कहते हैं कि दिल्ली चौहानों वाली, तो ये चौहानों वाली वही है। किसने जीती थी? विग्रहराज चतुर्थ। दिल्ली को जीतकर चौहान वंश की राजधानी बनाता है। अगला है विजय चंद, जो कन्नौज के गाहड़वाल वंश का शासक होता है, उसको भी हराता है। अगला खुसरो शाह होता है, जो मुस्लिम शासक होता है, उसको भी हराता है। लेकिन इसके बाद विग्रहराज चतुर्थ क्या करता है? अपने नाम पर टोंक में एक कस्बा है जिसका नाम है राजमहल कस्बे में, राजमहल गांव के पास टोंक में राजमहल गांव के पास क्या करता है? बिसलपुर कस्बा बनाता है, कस्बा बसाता है, और क्या करता है? बिसलपुर बांध बनाता है। अब बिसलपुर बांध कहां पर है? टोंक में। ध्यान रखना, बिसलपुर कस्बा बसाया, बिसलपुर बांध बनाया किसने? और क्या करता है? संस्कृत पाठशाला का निर्माण करता है। कब करता है? 1153 में संस्कृत की पाठशाला का निर्माण करता है अजमेर में इस पाठशाला का निर्माण करता है। इसी पाठशाला को कौन तुड़वाता है? मोहम्मद गोरी का सेनापति। क्या नाम होता है उसका? सेनापति होता है, जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। ऐबक ने इस पाठशाला को क्या किया? तुड़वाया। कितने दिन में तुड़वाया? 2.5 दिन में तुड़वाया। इसीलिए इसको अब कहते हैं वर्तमान में से क्या कहते हैं? 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर इसको क्या बनाया? मस्जिद बनाया। 2.5 दिन में तुड़वाया, इसीलिए 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। दूसरा 2.5 दिन का झोपड़ा कहने का कारण है कि यहाँ पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है। पंजाब शाह का 2.5 दिन का क्या लगता है? उर्स लगता है। 2 कारण है, एक तो 2.5 दिन में तुड़वाकर इसको झोपड़ा बनाया, मस्जिद बनाया, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। दूसरा 2.5 दिन का पंजाब शाह का उर्स लगता है, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। जो पहले प्राचीन समय में
बिसल देव द्वारा बनाई गई क्या थी? संस्कृत पाठशाला थी, जहां पर सरस्वती माता का मंदिर था, सरस्वती माता का मंदिर था। ठीक है, इसी की दीवारों पर हरिकेली का 1/भाग लिखा गया। और वर्तमान में ये क्या है? एक मस्जिद है जो राजस्थान की प्रथम मस्जिद कही जाती है। और ये 16 खंभों पर टिकी है। और इसका जो डिजाइन है किसका? 2.5 दिन के झोंपड़े का या मस्जिद का डिजाइन किसने तैयार किया था? अबू बकर ने किया था। तो ये था कि राजमहल गांव के पास बिसलपुर कस्बा बसाता है कौन? बिसलदेव। बिसलपुर बांध बनाता है कौन? बिसलदेव। और 1153 में संस्कृत पाठशाला बनाता है, जिसमें सरस्वती माता का मंदिर बनाता है, मूर्ति लगाता है। और इसी पाठशाला पर हरिकेली का आधा भाग लिखा हुआ है। इस पर आक्रमण कौन करता है? गोरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वाता है और कितने दिन में? तुड़वाकर 2.5 दिन में मस्जिद बना देता है, जिसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। और 2.5 दिन का इसके पास में ही पंजाब शाह का उर्स लगता है, इसीलिए इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। और इस 2.5 दिन झोंपड़े का डिजाइन अबू बकर ने तैयार किया, जो राजस्थान की प्रथम मस्जिद है और 16 खंभों पर टिकी हुई। तो इस प्रकार बिसलदेव का कार्यकाल पूरा हुआ। अगला राजा बनता है जिसका नाम होता है सोमेश्वर। राजा आते हैं जिनका इतिहास कोई खास नहीं है। तो अगला शासक बनता है सोमेश्वर मैंने बताया था कि कब? 1169 से लेकर 77 के बीच में शासन करता, 69 से 77 के बीच में। अब सोमेश्वर किसका भाई था? बिसलदेव का भाई था। बिसलदेव का क्या था? भाई था। लेकिन ये किसके दरबार में था? आपके जो जयसोम और कुमारपाल, जयसोम उसका पाल, कुमारपाल, जो गुजरात के कैसे थे? चालुक्य वंश कहां का था? गुजरात का वंश था। इन दोनों के दरबार में कवि था। क्योंकि सोमेश्वर को लेखन कला का अच्छा ज्ञान था, इसीलिए इनके दोनों के दरबार में लिखाई पढ़ाई लेखन का कार्य करता था। इन दोनों के दरबार में रहता है। यहां से आता है कहां पर? अजमेर आकर क्या बनता है? राजा बनता है। राजा बनने के बाद क्या करता है? विवाह करता है। किससे? विवाह किससे करता है? विवाह करता है कपूरी देवी किसकी होती है? डॉटर ऑफ अनंत पाल या अंगद पाल मैंने बताया था कहां का था? दिल्ली का तोमर वंश का होता है, तोमर वंश का राजा होता है। इसकी पुत्री से करता है, जो दिल्ली के कलचुरी की राजकुमारी कहा जाता है। इस कपूरी देवी को क्या कहा जाता है? कलचुरी। कई एग्जाम में ये भी आता है कलचुरी राजकुमारी थी। इस कलचुरी राजकुमारी से क्या करता है? विवाह करता है। इसी कपूरी देवी से 2 पुत्र होते हैं। एक का नाम होता है पृथ्वीराज, जो इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय के नाम से। दूसरा होता है हरिराज। 2 पुत्र होते हैं, पृथ्वीराज और हरिराज। अब कौन राजा बना? सोमेश्वर किसका भाई था? बिसलदेव का। सोमेश्वर किसके दरबार में था? जयसोम और कुमारपाल। किस वंश के थे? चालुक्य वंश, गुजरात के। उसके दरबार में कवि था। वहां से अजमेर आता, अजमेर का राजा बनता है। उसके बाद सोमेश्वर विवाह किससे करता है? कलचुरी राजकुमारी कपूरी देवी, जो अंगद पाल की पुत्री होती है। अब इस कपूरी देवी और सोमेश्वर के 2 पुत्र होते हैं, पृथ्वीराज तृतीय और हरिराज। अब क्या करता है ये सोमेश्वर आगे जाकर आबू का जो राजा होता है जेत सिंह या आबू राजा क्या नाम होता है इसका? जेत सिंह या इतिहास में जेत सिंह। इस जेत सिंह या जेत सिंह की तरफ से
जैत सिंह पर आक्रमण कौन करता है? भीमसेन। इस पर आक्रमण किया भीमसेन ने आक्रमण किया। इस आक्रमण में सोमेश्वर क्या करता है? सोमेश्वर ने जैत सिंह की सहायता की और सहायता करते हुए क्या हो जाती है? युद्ध में मृत्यु हो जाती है। किसकी हो जाती है? सोमेश्वर की हो जाती है। कब हो जाती है? 1177 में। तो इस प्रकार सोमेश्वर का शासनकाल मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है और अगला राजा बनता है वो आगे हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज।